अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मोहम्मद अदनान नूर शोबा तरसील अम्मा व सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ और आज मैं मौजूद हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और मेरे साथ शोबा तरसील के फैकल्टी मोहम्मद मेराज आलम साहब हैं। आज मैं उनसे टर्किश लैंग्वेज के बारे में कुछ सवालात करूँगा और जानूँगा कि हिंदुस्तान में उसकी क्या अहमियत है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमको इस तुर्की लैंग्वेज से के हवाले से कुछ बात करने के लिए गुफ्तगू करने के लिए मौका दिया। मैं इसके लिए आप सबका शुक्र अदा करता हूँ। सर, मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान और तुर्की का ताल्लुक़ पे कुछ कहें। हिंदुस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात बहुत कदीम हैं और हमेशा से ताल्लुकात अच्छे और उस्तवार रहे हैं। हिंदुस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात से मुताल्लिक़ बाल्कान वार और खिलाफत मूवमेंट से हम सब वाकिफ़ हैं। बाल्कान वार में मुख्तार अहमद अंसारी की क़यादत में हिंदुस्तानी डॉक्टरों की टीम बाल्कान वार में शामिल हुई जी। और ओटोमन फ़ोर्स की तीमारदारी के लिए वहाँ रही। इसी तरीके से जो खिलाफत मूवमेंट है, वो खिलाफत मूवमेंट भी तुर्किया की जो खिलाफत उस्मानिया थी, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी बक़ा के लिए शुरू की गई थी। ये ताल्लुकात अगर हिंदुस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात में एक अहम और बहुत दिलचस्प तारीख़ है जी। और वो हिंदुस्तान और तुर्किया दोनों के ताल्लुकात की तारीख़ जो है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बग़ैर नामुकम्मल है। क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद जी। जो खिलाफत उस्मानिया का आखिरी खलीफा था अब्दुल माजिद दोम, उनकी इकलौती बेटी दुर्र शहवार की शादी निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर अली उस्मान के बड़े बेटे आज़म जहाँ से हुई और खलीफा अब्दुल माजिद दोम की भांजी की शादी मीर उस्मान अली के छोटे बेटे मुअज़्ज़म जहाँ से हुई। ये तारीख़ के कुछ वो पहलू हैं जिससे अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं कि ताल्लुकात में तुर्किया और हिंदुस्तान के ताल्लुकात से बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अक्सर लोगों की तारीख़ से या तारीख़ नवीसी से या इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है, जबकि हिंदुस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात में एक बहुत अहम कड़ी है। सर, मेरा अगला सवाल है कि तुर्की ज़ुबान की तारीख़ क्या है? तुर्की ज़बान आल्ताई लैंग्वेज फ़ैमिली की एक शाख़ है। ये ख़्याल किया जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी की इब्तिदा में जो तुर्क कबाइल थे, उनकी ये ज़बान थी और फिर ये धीरे-धीरे वो ज़बान वहाँ से फ़रोग़ पाई और दीगर मुल्कों में और दूसरी जगह जो है, ये ज़बान तरक्की की और आगे बढ़ी। तुर्की ज़बान के जो अदवार हैं, उनके जो पीरियड्स हैं, अगर हम उससे मुताल्लिक़ बात करें, तो उनको हम मुख़्तसरन 3 पीरियड्स में या 3 दौर में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओल्ड अनातोलियन टर्किश, ऑटोमन टर्किश और मॉडर्न टर्किश। ओल्ड अनातोलियन टर्किश जो तुर्की की जो तहरीरी शक्ल, जो सबसे पुरानी जो तहरीरी शक्ल है, वो 13वीं सेंचुरी से मुताल्लिक़ है, उससे आयत हैं। जी। उस ज़माने में जो है सल्जूकियों की हुकूमत थी और सल्जूकियों ने जो है उस दौर में अनातोलिया के बेशतर हिस्से में फ़तह हासिल कर लिया था और धीरे-धीरे ये ज़बान वहाँ से तरक्की करती है 13वीं सेंचुरी से सेल्जुकियों से, फिर उसके बाद दूसरे ऑटोमन एम्पायर से। तो उस ज़माने के जो हम तुर्की ज़बान को जो हम नाम देते हैं, वो ओल्ड अनातोलियन टर्किश यानी क़दीम अनातोलिया तुर्की। उसके बाद का जो दौर है वो ऑटोमन टर्किश है। ऑटोमन जो खिलाफत उस्मानिया थी, जी। जो 13वीं-14वीं सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक पर मुश्तमिल है। जी। इस दौर में जो है तुर्की ज़बान जो मिडल ईस्ट है जी। और सेंट्रल एशिया है, वहाँ की ज़बान ख़ास तौर से जो अरबिक है, पर्शियन है और जी। जो ग्रीक है, वो सारी ज़बानों से जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होने लगी और धीरे-धीरे इसके अंदर अरबिक और पर्शियन के बहुत सारे अल्फ़ाज़ शामिल हो गए।
इस दौर की जो ज़बान है इसको हम ऑटोमन टर्किश यानी उस्मानी तुर्की बोलते हैं। जी, और ये जो ज़बान उस वक़्त जो मतलब 14वीं सेंचुरी से जी, 19वीं सेंचुरी तक जो ज़बान लिखी गई, वो अरबी रस्मुल ख़त में लिखी गई। जैसे अपने लोग जो उर्दू लिखी जाती है, वैसी अरबिक रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। जी, जो उसके बाद का दौर है वो मॉडर्न टर्किश का दौर है। मॉडर्न टर्किश जब 1923 में उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ, जी, उसके बाद जो है तुर्किया जमहूरिया वजूद में आता है जी, और 1928 में जो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की सरबराही में जो है अल्फ़ाबेट रिफ़ॉर्म में लाया जाता है। जी, तो उसके ज़रिए से क्या होता है कि जो ज़बान पहले अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी तुर्की ज़बान, वो उसके बाद लैटिन में लिखी जाने लगी। जी। तो इस दौर के जो ज़बान को हम कहते हैं, यानी आप 19वीं सदी से लेके आज तक की जो ज़बान है, वो मॉडर्न टर्किश ज़बान है। तो सर, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि हिंदुस्तान में तक़ी ज़ुबान की शुरुआत कब हुई? हिंदुस्तान में अगर तारीख़ी एतबार से देखें तो बहुत जी, सारे क़दीम मतलब उनके ताल्लुकात हैं और ख़ुद जो 15वीं सेंचुरी से लेकर के 19वीं सेंचुरी तक जो मुग़लिया सल्तनत रही है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टर्किश जानते थे, टर्किश पे काम करते थे, टर्किश लिखते थे। लेकिन हिंदुस्तान में मॉडर्न हिंदुस्तान में मतलब जमहूरियत के बाद की अगर बात करें तो आज से तकरीबन 17 साल पहले 2007 में जो है तुर्की ज़ुबान की जो तालीम का आगाज़ हुआ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सबसे पहले इसका कोर्स आया था। उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अलावा मेरी मालूमात के मुताबिक जेएनयू में भी जो है एज़ ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आप टर्किश लैंग्वेज रख सकते हैं। सर तो ये कोर्स मानो में कब लॉन्च किया गया? जब जामिया में हाँ, 2000। उसी पे आता हूँ मैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाद मानू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की ज़बान की तालीम होती है। जी, और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इसी साल 2024 के शुरुआत में तुर्की जी, ज़बान की तालीम का आगाज़ हुआ जी, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चे आए और काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स आए। सब इस जो सेक एक ऑलरेडी हम लोग के कोर्सेज़ कंप्लीट हो गए हैं। जी, जो अभी जो है सेकंड टर्किश सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो रहा है, जी, जिसकी क्लासेस अभी शुरू हो रही हैं, अभी बहुत फ़िलहाल में। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू यूनिवर्सिटी ये समझिए कि हिंदुस्तान में दूसरी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ तुर्की ज़बान की तालीम होती है। जी, मैं इसके लिए जो हमारे दूर अंदेश और दूरबीन जो हमारे सरबराह हैं और हमारे खुद वाइस चांसलर इज़्ज़त माब जनाब प्रोफ़ेसर ऐनुल हसन साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके इस विज़न को मैं सलाम करता हूँ, जी, उनके इस दूरअंदेशी को सलाम करता हूँ। जी, क्योंकि अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में तकरीबन 56 और 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसमें से कहीं भी जो है आप टर्किश लैंग्वेज की तालीम और उसकी एजुकेशन के लिए कोई मौक़े नहीं है। तो ये मानू के लिए भी फ़ख्र की बात है, हिंदुस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है कि हमारे यहाँ तुर्की ज़बान की तालीम होती है। सर, क्या तुर्की ज़ुबान में हिंदुस्तान में करियर बना सकते हैं? जी, इस वक़्त अगर आप देखें तुर्की में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, जी, जहाँ टर्किश लैंग्वेज एक्सपर्ट्स काम करते हैं। अभी आप मेट्रो ले लीजिए जिसकी जी, कंपनी पुणे में है, उसके अलावा आप अमेज़न ले लीजिए जी, हैदराबाद में है, उसके अलावा कॉन्सेंट्रिक्स है, उसके अलावा जो है आपका ओरेकल है, जी, एचसीएल है, टीसीएस है, इन्फोसिस है। इसके अलावा जो है आप ये इसके अलावा जो है अमेरिकन एक्सप्रेस नाम से एक कंपनी है और टर्किश एयरलाइंस खुद। जी, तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जहां टर्किश लैंग्वेज जानने वालों की ज़रूरत पड़ती है। जी, इस वक्त जो है हिंदुस्तान में टर्किश लैंग्वेज जानने वालों की जो तादाद है बहुत ही महदूद है, जी, बहुत ही कम लोग जानते हैं। और जी, अगर आप जो है एकेडमिक लेवल की जो टर्किश जानता हो, अगर उसकी मतलब एकेडमिक लेवल की टर्किश जानने वालों की तादाद बहुत ही शाज़ो नादिर है।
कहीं जी, कहीं आपको खाल मिल जाएंगे कि मतलब इनकी एकेडमिक लेवल की टर्किश है। जी, बहुत सारे लोग हैं जो टर्किश जानते हैं लेकिन बहुत बेसिक लेवल की है। तो इस वजह से कि हिंदुस्तान के अंदर टर्किश लैंग्वेज एक फ्लरिश और बहुत ही फ़रोग पाती हुई एक ज़बान है, जिस पे हम अपना करियर बना सकते हैं। जी, हम तो ये बात करें आपको जो है जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इसके अलावा जो है आप एज़ फ्रीलांस बहुत सारे काम से बहुत सारे जी, मतलब काम हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जी, जैसे कि बी2बी बिज़नेसेस हैं, जी, उसमें आप जो है एज़ ए ट्रांसलेटर, एज़ ए इंटरप्रेटर काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि जो टर्किश, हिंदी, उर्दू के ट्रांसलेशन के काम हैं, जी, उसके लिए भी बहुत बड़े मतलब मौक़े हैं, बहुत काफ़ी सारे मौक़े हैं जिस पे आप जो है काम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप जो है हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में 15 सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक हिंदुस्तान में काफ़ी सारे तुर्की ज़बान में लिखी गई। उस जी, वक़्त जो तुर्की ज़बान में लिखी जाती थी उसका नाम जो है चोगताई टर्किश, ईस्टर्न टर्किश या ऑटोमन टर्किश, जो हमारी पुरानी कदीम लाइब्रेरीज़ में अब भी बहुत सारे मखतूता मौजूद हैं। तो उसके वो भी एक बहुत बड़ा मैदान है जिस पे काम किया जा सकता है। अगर कोई तुर्की का जानने वाला आदमी है, तो इतने सारे काम हैं इन लाइब्रेरीज़ में, जिससे तुर्की दुनिया जो है नावाकिफ़ है। जी, तुर्किया को इसके बारे में मालूम ही नहीं कि जी, कितने सारे खज़ाने मौजूद हैं हिंदुस्तान में। तो अगर कोई आदमी ये चाह रहा है कि हम एकेडमिक लेवल पे काम करें, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा मैदान है। जी, तकरीबन 17 से 20 लाइब्रेरी ऐसी हैं हिंदुस्तान में, जहाँ टर्किश मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, टर्किश मखतूता मौजूद हैं। सालार जंग हो, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता हो, खुदाबख्श हो, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी हो, जी, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता हो, इस तरह से कई सारी लाइब्रेरी हैं, जी, जहाँ मतलब टर्किश मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। लेकिन यही है कि काम करने वाले नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि काम करने वाले नहीं हैं, तो उसकी अहमियत भी नहीं है। जी, अगर आप जाएँगे लाइब्रेरीज़ में तो आपको कोई अहमियत नहीं दिया जाएगा। जी। तो मतलब धीरे-धीरे इस पे भी काम किया जा सकता है। सर मेरा आखिरी सवाल होगा कि मानों में तुर्की ज़ुबान की ड्यूरेशन कितनी है और तुर्की ज़ुबान सीखने के लिए तालिब इल्म को क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, इस वक़्त हिंदुस्तान में तुर्की ज़बान एक उभरती हुई ज़बान है। जी, इस पे अपना करियर और अपना फ्यूचर बना सकते हैं और सोच सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तुर्की ज़बान अभी हाल ही में जी, लॉन्च किया गया और उसके बाद देख रहे हैं कि काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हैं लोग, काफ़ी लोग आ रहे हैं। यहाँ अभी फ़िलहाल सर्टिफ़िकेट कोर्स हैं, जिसका ड्यूरेशन 1 साल है, 2 सेमेस्टर जी, और 1 सेमेस्टर की फ़ीस जो है 2200 रुपीज़ है। जी, मतलब 2200 रुपए एक सेमेस्टर की फ़ीस है। जी, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मामूली है। जी, जी, असल ये है कि जो मानू के जो तलबा हैं या जो बाहर के तलबा हैं, उसको जो है उनको तुर्की ज़बान ही नहीं बल्कि फ़ॉरेन लैंग्वेज की अहमियत इतनी अहमियत नहीं मालूम है उनको। जी, तुर्की मतलब फ़ॉरेन लैंग्वेज की अहमियत क्या होती है। जी, अगर कोई आप फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखे रहते हैं, तो अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप चाहे किसी भी फ़ील्ड से हों, चाहे वो मीडिया से हों, चाहे आप हिस्ट्री से हों, अरबिक से हों, किसी भी लैंग्वेज से हों या किसी और फ़ील्ड से हों, जी, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं जहाँ 10 लोग हैं, जिसके पास कोई भी फ़ॉरेन लैंग्वेज नहीं है और आपके पास आप फ़ॉरेन लैंग्वेज है, जी, तो ऑटोमैटिकली वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जी, तो ये सारी चीज़ें मानू के तलबा को भी और हिंदुस्तान के तलबा को भी समझनी चाहिए जी, और मानू के तलबा के लिए तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। जी, अगर कोई जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लेता है एडमिशन और वो सोचता है कि मैं टर्किश करूँ, तो नहीं कर सकता है। मतलब जी, वहीं रह कर के उसको मानू आना पड़ेगा जी, और मानू के तलबा के लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है कि वो टर्किश में, क्योंकि अगर आप इस फुर्सत को गनीमत नहीं समझेंगे, जी, तो इसका खमियाज़ा आपको कल जाकर के जब आप कैंपस के बाहर निकलेंगे, जी, तो फिर समझना पड़ेगा। अगर आप लैंग्वेज सीखे रहेंगे, तो इसकी अहमियत और इफ़ादियत का जो अंदाज़ा है, आपको आउट ऑफ कैंपस समझ में आएगा जी, कि मतलब मैंने टर्किश लैंग्वेज सीखी तो इसका जी, अभी मतलब कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े हैं, अभी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं।
एट जी। लीस्ट अप्लाई तो कर रहे हैं ना, एलिजिबल तो हैं अप्लाई जी, करने जी। के लिए। तो मतलब आपने अगर 1 साल का कोर्स सही ढंग से अगर कोई 1 साल का कोर्स कर लेगा, जी, उसको इतनी मतलब आ जाएगी कि वो अपना जो है अपने अंदर की चीज़ टर्किश लैंग्वेज में बता सकता है, बहुत जी, अच्छे अंदाज़ में बता सकता है। तो बहुत हार्ड नहीं है। इसकी वजह ये है कि टर्किश लैंग्वेज जो है, उर्दू जानने वालों के लिए, अरबी जानने वालों के लिए बहुत ही सहल है। सही है। रीज़न ये है कि इसमें कई बहुत सारे अगर आप जी, एक सेंटेंस बनाते हैं, उसमें 1-2 लफ्ज़ तो अरबिक के पर्शियन के आ जाते हैं। जी, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि तशक्कुर एदरिम, तशक्कुर एदरिम यानी शुक्रिया। शुक्रिया। तो तशक्कुर का वर्ड भी अरबिक से लिया गया। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया मिराज सर का कि हमारे साथ इस इंटरव्यू में इंटरव्यू कायम किए। मैं भी आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने सारे टीम्स के साथ इतने सारे काम छोड़ कर के यहाँ आए और हमें कुछ जो है तुर्की ज़बान और तुर्किया और हिंदुस्तान के ताल्लुकात से मुताल्लिक और मौलाना आज़ाद में जो तुर्की ज़बान की इब्तिदा हुई है, उससे मुताल्लिक कुछ कहने और कुछ गुफ्तगू करने का मौका दिया। मैं इसके लिए आप सबका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। शुक्रिया सर।